नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो विशेष तौर पे उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके लिए छांट कर रखे हैं, अगले 4 भागों तक हम उसका अभ्यास करेंगे, जिसका कि यह पहला भाग है जिसमें हम कुल 25 प्रश्न देखेंगे और इसी तरीके से कुल 4 भागों में हम 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो यदि आप सभी इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी प्रश्न आपके बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से और समझते हुए इस वीडियो को देखिएगा और यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों को संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में कंफ्यूजन हो जाता है, भ्रमित हो जाते हैं वे। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक जैसा है, दोनों में ही एक से अधिक उपवाक्य जुड़ते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किस तरीके से इन दोनों में अंतर पता करेंगे। तो एक अंतर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जो संयुक्त वाक्य में जो दोनों उपवाक्य होते हैं वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों अपने में स्वतंत्र होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है कि वो जो दोनों उपवाक्य होते हैं उनमें से एक प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं हम इसका उदाहरण। संयुक्त वाक्य का जैसे मैं अगर एक उदाहरण लिखूं तो ये यहाँ पे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, जैसे कि गीता बीमार है इसलिए वह दफ्तर नहीं आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो उपवाक्य है कि पहला तो गीता बीमार है और दूसरा कि वह दफ्तर नहीं आई। अब इन दोनों को आप अलग अलग बोलिए। गीता बीमार है, देखिए पूर्ण लग रहा है अपने आप में, ठीक है, ये अपने आप में प्रधान है कि हाँ गीता बीमार है। दूसरा उपवाक्य वह दफ्तर नहीं आई, अच्छा ठीक है, वह दफ्तर नहीं आई, देखिए ये भी अपने आप में पूर्ण है, इसमें भी कुछ अधूरा नहीं लग रहा। लेकिन इसी की जगह अगर आप मिश्र वाक्य देखेंगे, जैसे इसी उदाहरण को मैं ले लेता हूं कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। अब इन दोनों को आधा आधा बोलिए। देखिए पहला उपवाक्य है यहाँ पे, वह कौन सा व्यक्ति है, अब इसको आधा बोलिए किसी के सामने जाके, वह कौन सा व्यक्ति है। सामने वाला आपसे पूछेगा हाँ भाई आगे बोलो, क्योंकि ये अपने आप में अपूर्ण है। अब दूसरा उपवाक्य लेंगे तो जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। आप किसी के सामने जाइए बोलिए जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, लोग अभी भी इंतजार करेंगे हाँ ये बंदा आगे कुछ बोलेगा। तो यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अपूर्ण है, ठीक है, ये पूरी तरीके से अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे बता रहा है कि वह कौन सा व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो उपवाक्य है ये पहले वाले उपवाक्य पे क्या है, आश्रित है, ठीक है ना, उस एक दूसरे के बिना यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो ये होता है आपका मिश्र वाक्य। तो ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में अंतर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए ये 4 शब्द दिए हुए हैं, पहला है अंधिकार, दूसरा उपरोक्त, तीसरा सदुपदेश और चौथा वधु। इन चारों में से कोई एक शुद्ध है, बाकी गलत है। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अंधिकार। यह आपका शब्द शुद्ध है, बाकी के तीनों अशुद्ध है। अब देखिए ये शुद्ध है, चलिए ये तो समझ में आ गया, बाकी के अशुद्ध क्यों है? तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये जो उपरोक्त लिखा है ये उपरोक्त नहीं होता, ये उपर्युक्त होता है, ठीक। और ये सदोपदेश नहीं होगा, ये हो जाएगा सदुपदेश। अब देखिए कुछ लोग तो मान लिए, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी मन नहीं मान रहा होगा, बोल रहे होंगे सर हमने उपरोक्त शब्द तो पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है, इसका इस्तेमाल किया जाता है किताबों में भी, हमें इस तरीके से कई किताबों में लिखने को मिल जाता है, हमारे को जो टीचर्स पढ़ाते हैं वे भी बोलते हैं उपरोक्त। तो ये गलत कैसे हुआ? तो अब देखिए गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों जो आप शब्द देख रहे हैं उपरोक्त और सदुपदेश, इसकी संधि गलत है। संधि विच्छेद का नियम यहाँ पे लागू नहीं हुआ, इसलिए यह शुद्ध शब्द नहीं है। जब हम बात करते हैं शुद्ध शब्द की तो यहाँ पे आपको संधि का नियम भी देखना पड़ता है। जैसे उपरयुक्त में अगर मैं देखूं तो यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऊपरी धन युक्त, इन दोनों शब्दों से मिलकर उपरयुक्त शब्द बना है। तो देखिए ऊपरी का ई और युक्त का उ, तो इन दोनों में से क्या बन रहा है? उपरयुक्त यह बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यड़ संधि लगा है, ई उ री का य व र हो जाता है, हमें पता है ना। प्रदेश को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा सत धन उपदेश, ठीक है, ये होता है आपका सत और उपदेश शब्द से मिलकर बना है सदुपदेश। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं व्यंजन संधि लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से संधि का नियम लागू होता है, तब जाके आपका शब्द शुद्ध होता है। वधु शब्द क्यों गलत है? क्योंकि वधु नहीं होता, ये वधु होता है, ठीक है। यहाँ पे ऊ की जो मात्रा है ये बड़ा ऊ लगेगा, ठीक। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। देखिए जो शब्द है मित्रता ये एक भाववाचक संज्ञा है,
अब ये किससे बनी है? जातिवाचक संज्ञा से बनी है, सर्वनाम से बनी है, किसी विशेषण से बनी है, या किसी क्रिया से बनी है? क्या होगा सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा से बनी है। कैसे पता चला? तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मित्रता शब्द है वो मित्र शब्द से बना हुआ है। ठीक है, मित्र में ता प्रत्यय जोड़ने पे मित्रता बना है, तो मित्र शब्द से बना है ये भाववाचक संज्ञा। अब मित्र क्या है? तो देख सकते हैं मित्र क्या है, एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा। ये कोई सर्वनाम नहीं है, ये कोई विशेषण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर ये हुआ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? देखिए इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द है जो कि संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्रोध संज्ञा है। ठीक है, कुछ लोग गलती करते हैं, क्रोधी में टिक लगा देते हैं, नहीं गलत होगा। कुछ लोग क्रोध में टिक लगा देते हैं, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्रोध। क्रोध याद रखिएगा संज्ञा है। क्यों है? देखिए संज्ञा की परिभाषा हम जानते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो भाव, क्रोध क्या है? यहाँ पे भाव है, तो क्रोध का नाम है भाव, इसलिए ये संज्ञा है। क्रोधी थोड़ी ना भाव होता है, क्रोधी आपका विशेषण होता है। जैसे मैं बोलूं कि फलाना आदमी गौरव एक क्रोधी व्यक्ति है, तो गौरव एक व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्ति है? क्रोधी व्यक्ति है, उसकी विशेषता बता दिया। तो याद रखिएगा क्रोधी विशेषण है, क्रोध है संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है? देखिए यहाँ पे इन चारों में से कोई एक संधि विच्छेद गलत दिया हुआ है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मतलब ये वाला गलत है। कैसे है? देखिए इसको अगर मैं सही करके लिखूं तो ये हो जाएगा आपका वाक धन ईश बराबर वागीश। देखिए यहाँ पे क को वहां पे ग लिख दिया है, इसलिए वो गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यंजन संधि का पहला नियम लगा हुआ है। ठीक है, क्या है हमारा नियम? कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण से अगर मिलता है या फिर किसी स्वर से मिलता है, तो वहां पे वो जो वर्ण है आपका वो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क है वो यहाँ ग में परिवर्तित हो गया है ना? क ख ग घ अंग, ये जो हमारा पहला वर्ग है तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए गिलास पुल्लिंग शब्द है या अदालत पुल्लिंग शब्द है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गिलास आपका पुल्लिंग शब्द है। कैसे पता चला? तो देखिए हमें पता है कि हिंदी भाषा में जो पुल्लिंग है उसका निर्धारण होता है प्रयोग या फिर अर्थ के आधार पे। तो गिलास का प्रयोग इस तरीके से बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि गिलास टूट गया, है ना? कांच का गिलास है तो गिलास टूट गया, टूट गई नहीं, टूट गया। तो गया शब्द किसके लिए लगता है? पुल्लिंग के लिए। इसका मतलब समझ में आ गया कि गिलास क्या पुल्लिंग है। अदालत, जैसे बोलते हैं कि आपकी अदालत, तो आपकी अदालत कहाँ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अदालत नहीं बोला, आपकी बोला, तो आपकी किसके लिए लगता है? स्त्रीलिंग के लिए। इसका मतलब अदालत क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? गिलास। गिलास पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। चलिए अगला प्रश्न, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए नायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, नायिका होता है। गलती यहाँ पे कुछ लोग ये करते हैं, जल्दबाजी में इसको टिक लगा देते हैं, नायिका। ध्यान रखिएगा कि यह में छोटा ही होगा, ये बड़ा ही नहीं होगा, छोटा ही होगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अयोगवाह है? कौन सा है इन चारों में से अयोगवाह के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग। देखिए अयोगवाह क्या होता है? तो जो हमारा अंग और अह, ये जो दोनों वर्ण होते हैं इसे बोलते हैं अयोगवाह। ठीक है, और याद रखिएगा इसके साथ जो अंग होता है इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। और ये जो आपका अह है, आप देख सकते हैं ये जो दो बिंदी वाला है मात्रा, इसे क्या बोलते हैं? सभी को पता होगा, विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो अयोगवाह शब्द है क्या है? यहाँ पे विसर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, तुम जा रहे हो, और बताना है कि यह वाक्य किस प्रकार का है, इसमें कौन सा काल है? ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है, ये भूतकाल है, भविष्य काल है, या कोई और ही काल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। ठीक, देखिए कैसा पता चला? तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, कार्य प्रगति पे, तुम जा रहे हो, वर्तमान में हो रहा है। भूतकाल में कभी कार्य खत्म हो चुका है क्या? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में कभी होने वाला, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? नहीं। वर्तमान काल में कार्य अभी हो रहा है, तो ये वर्तमान काल में आ जाएगा। अगला प्रश्न, चतुराश्रम का सही समास विग्रह क्या होगा? हमें समास विग्रह बताना है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखिए समास के प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पे प्रश्न कुछ ऐसा होना था कि चतुराश्रम में कौन सा समास होगा। ठीक, इस तरीके से प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं चतुराश्रम में कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। कैसे पता चला? तो देखिए चतुराश्रम का समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह चतुराश्रम का हो जाएगा, चार आश्रमों का समूह, चार आश्रमों का
समूह। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चतुराश्रम मतलब चतुर आश्रम, 4 आश्रमों का समूह। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी शब्द में अगर आपको पहला शब्द यहाँ पे संख्यावाची मिल जाए, समझ जाइए वहां पे द्विगु समास है। जैसे चतुर है ना, त्रिलोचन, त्रि आ रहा है, ठीक है, चतुरानन 4 है ना, तो इस तरीके के जो संख्यावाची शब्द होते हैं, पहला शब्द संख्यावाची होगा, समझ जाइए द्विगु समास है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। नीलकंठ कौन सा समास है? तो देखिए नीलकंठ, नीलकंठ में समास अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास। कैसे पता चला? तो देखिए नीलकंठ का समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा नीलकंठ मतलब नीला है जो कंठ। ठीक है, क्या हो जाएगा? नीला है जो कंठ। तो यहाँ पे कौन से दो शब्द है? एक तो हो गया नील और दूसरा हो गया कंठ। तो कंठ की विशेषता यहाँ पे आप देख सकते हैं, बता रहा है कि कंठ कैसा है? नीला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी शब्द में अगर पहला शब्द आपका विशेषण है और दूसरा शब्द विशेष्य है, मतलब कि पहला शब्द दूसरे शब्द की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है? नीला है, विशेषता बता रहा है। तो जहां भी विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा वहां पे याद रखिएगा कर्मधारय समास होगा। ठीक, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कर्मधारय समास में क्या होता है, तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, और हमेशा पहला शब्द आपका विशेषण होगा, दूसरा आपका विशेष्य होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। निराशा में संधि है। निराशा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है हमारा निह धन आशा बराबर निराशा। तो देख सकते हैं यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, और जहां पे भी विसर्ग का मेल होगा वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सदा धन एव। यहाँ पे गलती कुछ लोग ये करते हैं कि हड़बड़ी में ध्यान नहीं देते, इसको टिक लगा देते, सदा धन एव, ध्यान रखिएगा एव नहीं होगा एव होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। और बात करें अगर इसके संधि के प्रकार की, तो संधि का प्रकार क्या होगा? तो देखिए सदा का आ और एव का ए बराबर क्या है यहाँ पे? सदैव ए। देखिए ए की मात्रा आ रही है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि क्या होता है? तो देखिए मैं एक बार बता देता हूं कि यदि अ या आ के बाद अगर आपका ए ए आता है तो वहां पे ए बन जाता है। अगर ओ या फिर औ की मात्रा आती है तो वहां पे वो औ की मात्रा बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा कहीं भी इस चीज को देखिएगा कि कहीं भी अगर आपको ए ए का ए बनता दिख रहा है ना, द्वितीय वाला पद अगर ए ए है वो ए बन गया, या ओ या औ है औ बन गया, समझ जाइए वहां पे क्या है? वृद्धि संधि है। ठीक, मात्रा में वृद्धि हो जाता है। अगला प्रश्न है रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पथ आहार कहते हैं, नाश्ता कहते हैं, अल्पाहार कहते हैं, या पाथेय कहते हैं? अब जिसको नहीं पता होता वो इसी में टिक लगा देता है, अच्छा हाँ रास्ता मतलब पथ आहार। तो नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पाथेय कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पाथेय। अगला प्रश्न देखते हैं। सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिएगा सिर फिर जाने का अर्थ होता है अहंकारी हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलते हैं ना कि फलाने का सिर फिर गया है, यानी कि वो अहंकारी हो गया। अगला प्रश्न है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक, कौन सा है? तालु है, ओष्ठ है, ओष्ठ यानी कि होंठ, या कंठ है, या फिर दंत तालु है, दंत तालु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ओष्ठ। कैसे पता चला? देखिए ऊ ध्वनि का उच्चारण अगर आप करेंगे तो ऊ, देखिए ऊ बोलेंगे तो आप देख सकते हैं आपके जो होंठ है वो गोल हो जा रहा है ना। अब आप अपना होंठ को गोल किए बिना ऊ बोल कर दिखाओ, होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ यानी कि होंठ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? ठीक है, ल व्यंजन। अब देखिए हमको पता है कि य, र, ल और व ये जो चारों हैं ये क्या है हमारे? ये हमारे अंतस्थ वर्ण है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसे अंतस्थ वर्ण बोलते हैं, है ना। हमने पढ़ा है, हमारा वर्णमाला वाला मैंने एक एमसीक्यू बना रखा है, वहां पे मैंने डिटेल में इन चीजों को समझाया, तो उसको आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ल है इसको अलग से पूछ रहा है कि ये कौन से वर्ग में रखा जाएगा, क्योंकि ये बाकी के वर्गों में से अलग है, अंतस्थ वर्ग है। तो याद रखिएगा ये हो जाता है आपका दंत्य। ठीक है, दंत्य व्यंजन में रखा जाएगा अगर हम इसका उच्चारण स्थान के आधार पे रखना चाहें तो। अगला प्रश्न है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कौन सा कहते हैं? तद्भव कहते हैं, विशेषण, विदेशज या तत्सम? तो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी तत्सम कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तत्सम का मतलब ही होता है तत्सम, दो शब्दों से मिलकर बना है।
तत्सम यानी कि उसके समान, किसके समान? तो संस्कृत के समान। ध्यान रखिएगा, संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम हिंदी भाषा में जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि जल, जल हमारा संस्कृत शब्द है। सूर्य, ठीक है ना, अग्नि, वो इस तरीके के जो शब्द हैं ये क्या संस्कृत के शब्द थे, तो इसको भी हिंदी में हम ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब समय के साथ इन शब्दों में कुछ परिवर्तित होने लग गया है ना, परिवर्तन हो गया, जैसे अग्नि का हो गया आग, सूर्य का हो गया सूरज, जल का हो गया पानी। तो ये जो बदले हुए शब्द है इन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण है। देखिए ये जो हमारा जोड़ा दिया हुआ है दो दो शब्दों का, इनमें से कौन सा है जो कि दोनों में देशज शब्द है, बताना है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, डोंगी और चेला, ये दोनों हमारा देशज शब्द है। बाकी तक क्यों नहीं हुआ? तो देखो, इसमें से जो मलेरिया है ये हमारा है इटालियन शब्द है ये। ठीक है, हमारा इटालियन शब्द से ये मिलके बना हुआ है मलेरिया, है ना। जो अनन्नास है, अनन्नास है, इसे हिंदी भाषा समझते हैं कुछ लोग, ध्यान रखिएगा ये हिंदी नहीं है, ये पुर्तगाली शब्द है। कहाँ से आया? ये पुर्तगाल से आया है। वोट, वोट तो सभी को पता होगा, इसको सब समझ गए होंगे कि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा ही पूछ सकता है कि अनन्नास कौन सा शब्द है, तो याद रखिए पुर्तगाली शब्द है। ठीक, चलिए। सिवा शब्द का पर्यायवाची है। देखिए सिवा का कौन पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सिवा मतलब होता है अलावा, बोलते हैं ना, इसके सिवा कुछ भी, है ना, तो वो वाला है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पद्मा, गिरा, अर्कजा या शैलजा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गिरा। ठीक है, कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, हड़बड़ी में पद्मा में टिक लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, पद्मा मतलब होता है लक्ष्मी जी, ठीक है ना। हाँ, लक्ष्मी जी को कहेंगे पद्मा, और गिरा सरस्वती माता। ठीक है, सरस्वती का गिरा हो जाएगा, लक्ष्मी का पद्मा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किसमें है? पहला, राम पत्र लिखता है, क्या यह कर्मक क्रिया है? मैं बालक को जगवाता हूं, क्या यह है? गेहूं पीस रहा है, क्या यह है? मदन गोपाल को हंसा रहा है। इन चारों में से कौन सा है कर्मक क्रिया? तो ऑप्शन नंबर सी, गेहूं पीस रहा है, ये है आपका अकर्मक क्रिया। देखिए सबसे पहले तो समझते हैं कर्म को, समझिए कर्म क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, कर्म मतलब होता है कि क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ेगा उसे बोलते हैं कर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे कर्म बोलते हैं। और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दो क्रिया होती है। देखिए सकर्मक मतलब जिस वाक्य में कर्म है उसे कहेंगे सकर्मक, और जिस वाक्य में कर्म नहीं है उसे कहेंगे अकर्म। तो देखिए किसमें कर्म है? राम पत्र लिखता है, अब देखिए राम पत्र लिखता है, लिखना यहाँ पे क्रिया हो गया और इसका प्रभाव पड़ रहा है पत्र पे, है ना। कि राम ने जब पत्र लिखा तो पत्र पहले खाली था, अब वो भर आ गया, लिखा गया कुछ, तो पत्र पे प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे कर्म हो है, तो ये सकर्मक है, अकर्मक नहीं है। मैं बालक को जगवाता हूँ, जगवाना एक क्रिया हो गया, और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्या? हाँ, बालक पे पड़ रहा है, बालक पहले आराम से सोया था, अब उसको जगना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, यानी यहाँ पे भी कर्म है, तो ये सकर्मक है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, अब देखिए हंसाना एक क्रिया है, किसको हंसा रहा है? गोपाल को हंसा रहा है, मतलब गोपाल पे प्रभाव पड़ रहा है। गोपाल पहले चुपचाप बैठा हुआ था, अब वो क्या हो रहा है? उसको हंसना पड़ रहा है, तो गोपाल यहाँ पे क्या है? आपका कर्म है। तो ये तीनों हमारे सकर्मक है। गेहूं पीस रहा है, यहाँ पे ये अकर्मक है। यहाँ भी कुछ लोग को डाउट हो सकता है कि पीसना एक क्रिया हो गया, अब वह पीस रहा है किसको? गेहूं को, तो गेहूं पे प्रभाव पड़ रहा है, तो गेहूं यहाँ पे कर्म होना चाहिए, तो ये भी सकर्मक है, ये भी अकर्मक नहीं है, ऐसा भी सोच सकते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे गेहूं पे प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन गेहूं यहाँ पे कर्म ना होके यहाँ पे करता है, क्योंकि कर्ता मतलब क्या होता है? जिसके बारे में बात किया जाए, सब्जेक्ट। ठीक है, तो गेहूं के बारे में बात किया जा रहा है ना, कि गेहूं पीस रहा है। बाकी में आप देखेंगे तो बात किसके बारे में हो रहा है? जहाँ राम के बारे में बात हो रहा है, यहाँ मैं बालक को, यहाँ मेरे बारे में बात हो रहा है, यहाँ मदन के बारे में बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गेहूं के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे कर्म ही नहीं है, यहाँ पे ये करता है, इसलिए यहाँ पे ये सकर्मक नहीं अकर्मक हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। भ्रमर गीत के रचयिता है, कौन है? तो सूरदास जी है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? भाग्यवान कहते हैं, धनी कहते हैं, उच्च कहते हैं, या कुलीन कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, कुलीन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया उसे कुलीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो केवल दूसरों के दोष देखता है, ठीक है ना, दूसरों के गुणों को देखता ही नहीं है, वो सिर्फ उसको बुराई दिखता है दूसरे का। ठीक है, तो जो केवल दूसरों के दोष देखता है उसे क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु, न्यायकारी, छिद्रान्वेषी या अन्वेषक? क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, छिद्रान्वेषी कहेंगे।
ठीक है ना। बाकी क्या होता है आपको शायद पता होगा, देखिए ईर्ष्यालु यानी कि जो ईर्ष्या का भाव रखता है, ईर्ष्या करता है यानी जलन। ठीक है। न्यायकारी जो न्याय करता है, अन्वेषक यानी कि जो अन्वेषण करता है, मतलब कि खोजी बोल सकते हैं, जो खोजबीन का काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 25 प्रश्न। अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसका आपको उत्तर देंगे। और बहुत ही ध्यान से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे के सारे। इसके अलावा पूरा आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो अभी हम और लेकर आने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।